Hi friends, this is Nandini Sisodia and you all are welcome to Nandini Academy। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब ये सीरीज़ जो है वन लाइनर क्वेश्चंस की आपकी चलती रहेगी। तो अब हम एंशियंट हिस्ट्री में सेकंड अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो है वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा है आर्य शब्द इंगित करता है, यानी कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है। तो आर्य का मतलब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आर्य जो है ना, वो प्राचीन भारत यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है सबसे श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि लोगों के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है उसके लिए आर्य शब्द यूज़ किया है। तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि इंग्लिश में बोले तो अ नोबल मैन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बात की जाए सबसे पुराने वेद की, तो देखिए हमारे जो हैं 4 वेद हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और वेदों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वेद है ना, वो है ऋग्वेद। ठीक है, और इसी को सबसे ज़्यादा प्राचीन भी माना जाता है। तो हमारा पॉइंट होगा, अगर जब भी क्वेश्चन हो, ये कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है हमारा ऋग्वेद। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। त्रयी नाम है, त्रयी किसका नाम है? त्रयी नाम है 3 वेदों का, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये इंक्लूडेड है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, जब 3 वेदों की बात आती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इनको त्रयी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जो है वर्ण शब्द का किस में मिलता है? वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ण शब्द का जो है वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। पहला है ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य, और कालांतर में चौथा वर्ण मिलता है जो है शूद्र। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में बताई गई है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये अभी हमने डिस्कस किया, ये किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुमेलित है। क्या सही सुमेलित है? हमें देखना है कि ये सारे जो वेद हैं हमारे, ये किस किस चीज़ से हमारे मतलब रिलेट करते हैं। अथर्ववेद है, वो औषधियों से संबंधित है, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अथर्ववेद में आती हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यानी कि भगवान की पूजा पाठ। यजुर्वेद में बलिदान विधि। ठीक है, बलिदान विधि की बात की जाए, यानी कि उस टाइम में बलि वगैरह दी जाती थी, यानी कि कर्म कांड आप कह सकते हैं किए जाते थे। और सामवेद क्या है? सामवेद में जनरली जो है म्यूज़िक, संगीत का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर से सही सुमेलन हमें करना है। तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, ये अभी हमने देखा था, प्रार्थना करते हैं भगवान की, ईश्वर की। नेक्स्ट है यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड वगैरह किए जाते थे, बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद यानी कि म्यूज़िक से रिलेटेड। अथर्ववेद जिसमें कि तंत्र मंत्र और वशीकरण किया जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में कुल अगर बात की जाए तो 20 अध्याय थे। ठीक है, और 731 सूक्तों में
तंत्र मंत्र और वशीकरण के संबंध में जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, इसमें टोटल जो है 1028 सूक्त और रचनाएं हैं, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया है, यानी कि अथर्ववेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, कितनी ऋचाएँ हैं ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1028 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। फिर से सही सुमेलन की बात की जाए तो ऋग्वेद ये वेद हैं और इनके सामने इनके ब्राह्मण, ठीक है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद में पंचवीश, अर्थवेद में गोपथ और यजुर्वेद में शतपथ। तो ये सारे हमारे इससे टॉपिक से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्ण सोम को समर्पित है। तो पूर्ण सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वां मंडल के सभी, उसमें 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं और वो सारे के सारे जो है सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में होते थे? तो ये यजुर्वेद में होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? वो है सामवेद का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इनमें से हमें वो जगह बतानी है जहाँ पे लोहे की चीज़ें मतलब मिली हैं, जो बताती हैं कि उस टाइम में लोहे का भी प्रचलन था, यानी लोहे का काम होता था। तो ये मिली हैं हमें अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपनिषदों का मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है उपनिषदों का? उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद की जो जितनी भी बुक्स होती हैं, यानी कि पुस्तकें होती हैं, वो हैं दर्शन पर आधारित होती हैं और उनका मेन आधार और वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग जो है वो उपनिषद है। और इनके इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इसमें लिख नहीं सकते, तो आप इसे कहीं पे नोट डाउन करते जाइए साथ में। और उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा हमें किस में मिलती है? वो मिलती है उपनिषद में। वेदों में ध्यान रखिएगा, देखिए वेदों में जो है ना मोक्ष शब्द जो है कहीं यूज़ ही नहीं हुआ है, और उपनिषदों में जो है पहली बार जो है मोक्ष की मतलब चर्चा मिलती है, और ये शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले और शब्द यथा, विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृत तत्व, अमृत पद आए हैं और इन पर चर्चा भी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वेदों में कहीं पे भी मोक्ष का यूज़ नहीं हुआ है, और उपनिषदों में इसका यूज़ मिला है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। तो मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है श्वेतांबर उपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें कठोपनिषद में, ठीक है। ये कृष्ण यजुर्वेद का जो है उपनिषद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? ये थे कैकेय के। तो उपनिषद में ना कुछ क्षत्रिय राजाओं के जो है बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही विद्वान दार्शनिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उन चीज़ों के बारे में जानते थे।
जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया था। मतलब वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि वो ब्राह्मणों को भी ज्ञान दे चुके थे। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु जो है बहुत प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाणिक नदी के कौन सी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानने को मिलता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो है सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस रूप में की जाती है? चिनाब नदी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है कुभा और क्रमु। ध्यान रखिएगा, कुभा और क्रमु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद में वह प्रथा चतुष्ट जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। कौन कौन सी कथाएं जो थी, प्रथाएं थी जो मतलब उस टाइम में प्रचलित हुई थी? तो वो थी ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आश्रम व्यवस्था जो है जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन जो है वेदोत्तर काल में हुआ था और आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई थी। इसके अंतर्गत जो है मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था और प्रत्येक आश्रम के काल के पश्चात आगामी आश्रम के लिए सन्नद्ध होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सही सुमेलन करना है वैदिक नदियाँ और उनके नाम। कुभा, ठीक है, वैदिक नदी है, उसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल। नेक्स्ट परुष्णी, उसका आधुनिक काल नाम क्या है? रावी। नेक्स्ट है सदानीरा, उसका नाम है गंडक। और सुतुद्री जिसका नाम है सतलज। नेक्स्ट बात की जाए धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अग्नि, बृहस्पति, ध्वंस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो उनका पुरोहित किसे माना जाता था? वो माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोपामुद्रा गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इनमें से कौन था जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। ठीक है, अब लोपामुद्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो है ये ना विदुषी स्त्रियां थीं, ठीक है, जो कि वैदिक साहित्य में इनका वर्णन भी है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। इनमें जो है यथा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि का नाम आता है। लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ किसके रूप में? सिक्कों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। निष्क आभूषण क्या था? गले का। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहनने जाने वाला एक प्रकार का हार होता था और निष्क जो है वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। मतलब उससे आदान प्रदान, मतलब कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, तो उस चीज़ का विनिमय का भी एक माध्यम बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगजकोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई,
तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ईरान से जो है आर्य जो है भारत में आए थे, ठीक है। इसकी सूचना कौन देता है? वो देता है बोग्सकोय, ठीक है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था? वो लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे माधव से ऋषि? ऋषि गौतम राहुगुण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता है? अंग और मगध को, ठीक है। अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे, मतलब इन पे उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं था और इनके प्रति तिरस्कार पूर्व भाव प्रकट किए गए हैं और यहाँ के लोगों में ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। और अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, यानी बहुत दूर स्थित प्रदेश कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी ये लोग पूर्व वैदिक आर्य जो थे वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वेद में किस चीज़ का विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड का। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परशुनी नदी के किनारे। तो दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता था, जिसे दशरागी युद्ध कहा जाता था। ये परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनमें परशुनी नदी पर शिव, पक्ता और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी, ठीक है। यानी कि इनकी जो जातियां आ मिली थी उनको उन्होंने हराया था। किसने हराया था? राजा सुदास ने। और भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की थी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिससे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया था। तो याद रखिएगा कि मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में सरस्वती नदी जो है उसको संबोधित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, दुर्ध, पुरु, अनु एवं तुर्वसु, ठीक है। देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। ये जो अभी प्रेजेंट में ये हम यदु, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें ये हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था, यानी कि वो मेन किस चीज़ पे डिपेंड थे, आखिर वो अपना जीवन कैसे जीते थे ये, ठीक है। तो वो मेनली जो है अपना शिकार करके अपना जीवन, अपना भरण पोषण करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिसकी कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, ठीक है। यव शब्द किसके लिए यूज़ किया था? ये किया गया था जौ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है। जनता के द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं इसमें, लेकिन जो जन रुचि थी वो राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती थी, यानी कि जो राजा है उसका बेटा जो है वो ही आगे चल के राजा बनेगा,
इसे वंश परंपरागत राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस में कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, क्या कहा गया है कि सभा और समिति को ये जो है 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, ये कहाँ सर्वप्रथम मिलता है? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म था। कैसा धर्म था? ये था बहुदेववादी। ठीक है, अब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हम सर्वप्रथम बहुवेदवाद यानी कि पोलिथिस्टिक के दर्शन होते हैं। ठीक है, आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं जिनका मानवीकरण किया गया है। मुख्यतः जो है वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। पहला है धुस्तान यानी कि आकाश के देवता वरुण, पूषण, मित्र, सूर्य, विष्णु, अश्विन, उषा। ठीक है, ये सारे जो हैं देवी देवता इन्होंने माने। और अंतरिक्ष के देवता की बात की जाए तो उसमें इंद्र, पर्जन्य, आप, रुद्र, मरुत आदि। ठीक है, और थर्ड बात की जाए पृथ्वी के देवता की यानी कि अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये सारे। ठीक है, तो इन्होंने 3 उसमें वर्गों में देवी देवताओं को डिवाइड किया था। पहला हो गया आकाश यानी कि धुस्थान, दूसरा हो गया अंतरिक्ष और तीसरा हो गया पृथ्वी, जो सारे नाम आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। किसको समर्पित है? ये समर्पित है इंद्र को। और ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किसी को, तो किसको हैं? अग्नि से। ठीक है, सबसे पहले इंद्र और उनके बाद अग्नि। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? वो समझा जाता है इंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। यानी कि पूर्व वैदिक जो आर्य होते थे उनका सबसे लोकप्रिय देवता यानी कि इसको वो ज़्यादा पसंद करते थे तो वो थे इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व काल का जुड़ा है। ठीक है, 800 से 600 जो है ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण युग से। प्राय जो है 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार जो थे वो थे विश्वामित्र। ठीक है, और यह सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है और ये मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये अभी हमने डिस्कस किया, ये की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, ये संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? ये हैं पुराणों के संकेतक। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हमारे 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी। मौलिक रूप में किस में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः जानी जाती है। महाभारत मूलतः किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो वो किसने किया था? वो किया था वासुकी। यानी कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के टाइम पे मथानी के रूप में मंत्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ठीक है, अछूत की जो है स्थापना किसमें हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ये कैसे था कि न कि
उपनिषद, यानी इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और ये जो है भारत के राज चिन्ह पर भी जो है अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सत्यकाम जाबाल की कथा। ठीक है, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। ये किस में उल्लेखित है? ये है छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध, यानी कि वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध किससे था? वो था ऋग्वेद से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं और अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक काल में अघन्या माना गया है। अघन्य क्या माना गया है? गाय को। ठीक है, वैदिक काल में गाय जो है अघन्य मतलब न मारे जाने योग्य। ठीक है, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड और देश निकाला भी उस टाइम में दे दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसको समझा जाता था? वो समझा जाता था गाय को। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में वह शब्द जो शेष 3 वर्गों का नहीं है, वो कौन सा शब्द नहीं है? वो है कोश। क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में जो है कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश जो है वो परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। जैसे कहते हैं ना राहत कोश और जितने भी तरीके के कोश होते हैं यहाँ पे उन पे भंडारण किया जाता है जहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्कारों की संख्या। संस्कारों की संख्या कितनी है हमारी? 16। ध्यान रखिएगा, संस्कार कितने तरीके के हैं हमारे? 16। अब 16 संस्कार के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। संस्कार का जो है शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी जो है संख्या 48 मिलती है और मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या जो है 16 स्वीकार किया गया। ठीक है, आज यही 16 जो है मतलब ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, इनके नाम जो है जैसे अगर पहला नाम है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5 नामकरण, छठा निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकरण, 9वां कर्णवेद, 10वां विधारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह तथा 16 जो है अंत्येष्टि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वैदिक काल कंप्लीट होता है। वैदिक काल के 1 लाइनर जो है हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स इनको बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और देखिएगा धीरे धीरे जैसे ही ये एंशिएंट के 1 लाइनर आपके कंप्लीट होंगे ना, आपका 70% पोर्शन तो बड़े आराम से आपका क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से मतलब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो इन्हें बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए और ध्यान से जो लोग भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन फटाफट से प्रेस कर लें और ताकि उन्हें आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और वो सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।